नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और एक सीरीज नई शुरू कर रहे हैं आईपीपीएस पीओ के लिए, प्रोबेशन ऑफिसर के लिए। ऑब्वियसली सब्जेक्ट वही हैं जो क्लरिकल एग्जाम में या हम अपेक्स बैंक एग्जाम की बात करें उसके पेपर में जो आईबीपीएस के आएंगे। तो आज पहले इंग्लिश है, फिर गणित लेंगे, रीजनिंग भी लेंगे। तो इंग्लिश में आज आपको तैयारी कराने के लिए मैंने 2020 का जो पेपर है, जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, मैंने निकाला है किसी वेबसाइट से। उसके 22 क्वेश्चंस इंग्लिश के लिए गए हैं और इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इंग्लिश के एक लॉजिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है। लॉजिकल अप्रोच से आशय ये है कि अगर आप ग्रामर आपकी अच्छी है और ग्रामेटिकल रूल का इस्तेमाल करते हुए आप 5 ऑप्शंस में से 2 को रूल आउट कर देते हैं, 3 को रूल आउट कर देते हैं, तो आपका जो सफलता है उसकी प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बहुत बढ़ जाता है। तो जो मैंने नीचे लिखा है ऑप्शंस रिजेक्शन स्ट्रेटेजीज, यानी कि ये जो वीडियो हम लोग करेंगे, जो क्लास करेंगे इंग्लिश की, मैथ्स में तो हम लोग करते ही हैं इस तरह से, तो इंग्लिश की जो क्लास करेंगे इसमें भी हम ऑप्शंस रिजेक्शन स्ट्रेटेजीज लगाएंगे। यानी कि जो ऑप्शन ग्रामेटिकली या कंटेक्चुअली भी गलत हैं तो उनको हम पहले बाहर कर दें, रूल आउट कर दें उनको, तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस रह जाएंगे जिसमें से हमको सिलेक्शन लेना होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि क्वेश्चंस को हम सेकंड्स में, मतलब बहुत जल्दी और बहुत क्विकली कर पाएंगे और सक्सेसफुली हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। इसके पश्चात मैंने जो मेरी शॉर्टकट सीरीज एक चलती है मैथमेटिक्स के लिए, उसमें एक ही वीडियो अभी तक आया है, दूसरा वीडियो मैं लेने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क के लिए। मुझे कुछ बच्चों ने लिखा था कि टाइम एंड वर्क पर कुछ क्वेश्चन समझाए जाएं क्योंकि उसमें समय लगता है, तो उसकी एक शॉर्टकट सीरीज मैं शुरू करूंगा इसके बाद। और उसका एक क्वेश्चन मैंने आखिर में लिया है, यानी आज की क्लास जब इंग्लिश के 22 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके पश्चात एक क्वेश्चन लिया है मैंने। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। रिक्वेस्ट फिर से है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है यस 400+, उसको आप ज्वाइन करें तो मेरे आपके बीच में संवाद रहेगा और मैं आपको बताने की स्थिति में होऊंगा कि अगली क्लास किस विषय पर और कब होगी, और आप भी मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकेंगे जिनको मैं अपनी क्लास में लूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी आज की अंग्रेजी की क्लास। थैंक यू। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के लिए डायरेक्शन है कि नीचे सभी दिए गए क्वेश्चंस में एक सेंटेंस दिया गया जिसमें 3 वर्ड्स बोल्ड में है। ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए जो करेक्ट सीक्वेंस देती है इन 3 वर्ड्स की, जिससे जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट हो जाए। आई मीन दिस इज एन इजी क्वेश्चन और इसमें शुरू करते हैं। तो द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इन डॉक्यूमेंटिंग, बिल्कुल ठीक है, एंड क्वेश्चनिंग स्टेट कंपोनेंट, नो स्टेट फंक्शनिंग। तो यहां पर फंक्शनिंग आएगा, यानी हम कहें कि A as such, इसके बाद B shall be replaced by C and C फंक्शनिंग की जगह कंपोनेंट आएगा एंड एक्सेस इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म। तो बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन है हमारा ACB। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, द C&AG's ऑब्जर्वेशंस इन इट्स डिविजिबल, तो बिल्कुल गलत है। और यहां आ रहा है ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल आएगा, इन इट्स फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट। सो ए इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय बी। एंड बी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट रिलेट टू द डिनायल ऑफ स्टेट शेयर, राज्यों का हिस्सा, तो बी की जगह सी आएगा और सी शैल बी रिप्लेस्ड बाय ऑब्वियसली ये इन द डिविजिबल टैक्सेस पूल। सो करेक्ट sequence is BCA. So option A is the answer. Next, many countries have chosen to ignore the connection between biodiversity and well-being and pursuit. Pursuit गलत है, pursuit आता है तो pursuit के बाद हमेशा off आता है, तो pursuit तो यहाँ आएगा। and depleted खाली कर दिया, many countries have chosen to ignore किया उन्होंने connection between biodiversity and well-being and डिप्लीटेड यानी इकोलॉजिकल कैपिटल को खाली कर दिया, जो उनकी पूंजी थी इकोलॉजिकल जो पूंजी थी उसको खत्म कर दिया। तो ए शैल बी रिप्लेस्ड बाय सी। बी की जगह ए आएगा इन परस्यूट ऑफ, तो बी शैल बी रिप्लेस्ड बाय ए एंड सी शैल बी रिप्लेस्ड बाय ऑब्वियसली बी, यानी प्रॉस्पेरिटी ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। तो CAB ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, next, so Gandhi's repeated thought on, na Gandhi's repeated emphasis, so A being replaced by B. So Gandhi's repeated emphasis on service to all human beings from all traditions of thought was the essence of his non-violent democratic society. तो obviously B A से replace होगा and C was the essence of his non-violent, तो बिल्कुल ठीक है ये, तो C as such.
So was the essence of his non-violent democratic theory? तो BAC option D is the answer. Okay. Next क्वेश्चन 5 से लेके 7 तक 3 क्वेश्चन में ऑप्शन A B C D में से कोई एक फ्रेज या वर्ड को रिप्लेस करवाना है जो बोल्ड में दिए गए लेटर्स हैं उनसे, ओके, ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो। और अगर सेंटेंस अपने आप में ग्रामेटिकली पहले से ही करेक्ट है तो ऑप्शन ई लगाना है। ए ट्रक हेड एस्यूमिंगली कोलाइड, तो ये सेंटेंस गलत है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आप ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए जो ऑप्शन हैं उनको रिजेक्ट करेंगे जहां पर ग्रामर सही नहीं है तो आपके इस तरह के क्वेश्चन बहुत क्विकली सही होंगे। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड फॉर्म लाने की, तो थर्ड फॉर्म के लिए ये नहीं आ सकता, तो हमारा एक ऑप्शन तो बाहर हुआ। अब बाकी चार ऑप्शन देखते हैं। ए ट्रक हेड एविडेंटली कोलाइडेड, बिल्कुल ठीक है, विद ए कार। कॉन्सिक्वेंटली मेट, तो ए ट्रक हेड कॉन्सिक्वेंटली मेट विद ए कार, बिल्कुल नहीं है सही। वर्चुअली रिसीव्ड विद ए कार, नो। सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द आंसर। द पॉलिटिशियंस मेक्स, अब ये यही गलती है, ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ये एस नहीं लगेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, एस नहीं लगेगा। तो द पॉलिटिशियंस मेक्स वेग प्रॉमिस, तो वैसे भी यहाँ प्रोमिसेस आना चाहिए अबाउट टैक्स कट्स, तो प्रोमिसेस यहाँ आ रहा है। अब इसमें और देख लेते हैं, हैज प्रोमिसेस गलत है, पॉलिटिशियंस प्लूरल तो ये नहीं आएगा, हैज नहीं आता। वुड रिकॉर्ड, वुड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ये गलत। शुड कन्फ्लिक्ट प्रॉमिस अबाउट टैक्स, नहीं, ये भी नहीं। सो द पॉलिटिशियंस मेड वेग प्रोमिसेस अबाउट टैक्स कट्स, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिल्कुल सही सेंटेंस है जब हम इससे रिप्लेस करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स फील ऑटोनोमस व्हेन दे आर एबल टू विलिंग एंगेज। सो स्टूडेंट्स फील ऑटोनोमस व्हेन दे आर एबल टू रेडिली डिवोटेड, गलत है, सेकंड फॉर्म है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एंड विलिंग गलत है, एक्चुअली यहां एडवर्ब आना चाहिए। It is being followed by the first form of the verb, first form of verb, तो ये गलत है, ये भी गलत है। अगर फुली होता तो मैं एक बार को सोच लेता, ये गलत है, willingly devote आएगा इसमें, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, 8 से 12 इन क्वेश्चंस के लिए जो डायरेक्शन है वो ये है कि सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी ई। इनको इस तरह से रीअरेंज करना है कि ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली सेंटेंस जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। ए हेल्थ बुलेटिन रिलीज बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इन द कैपिटल इन द पास्ट 24 आवर्स टेकिंग एज मेनी एज, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो बी के साथ तो डी बिल्कुल जुड़ेगा। द टोटल नंबर ऑफ केसेस टू 2,76,325, ये भी जुड़ेगा। तो वैसे बी डी ई कहां आ रहा है, तो बी डी वैसे यहीं आ रहा है, तो हम इसी को चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से बच जाएंगे। तो ये भी एक शॉर्टकट है कि आप 2 या 3 सेंटेंसेस को मिलाकर देख लीजिए कि वो ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली सही बैठ रहे हैं, तो आपको ऑप्शंस को, जो ऑप्शन आपके काम के नहीं है उनको रिजेक्शन में आपको मदद मिलेगी। अब इसको देखते हैं, सी एस मैनी एस 3,227 न्यू कोविड केसेस वर रिपोर्टेड, बिल्कुल ठीक है। इन द कैपिटल इन द पास्ट 24 आवर्स टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ केसेस टू 2,76,325, बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए हेल्थ बुलेटिन रिलीज बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड द सीबीआई एंड ईडीज अपील, यहां तक बिल्कुल ठीक लग रहा है, मींस ए टू बी। फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर, ये इससे नहीं जुड़ेगा। फॉर एन अर्ली हियरिंग, बिल्कुल ठीक लग रहा है। सो द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड द सीबीआई एंड ईडीज अपील फॉर एन अर्ली हियरिंग ऑन इट्स लीव टू अपील, अपील के बाद अगेंस्ट आना चाहिए, तो डी के बाद ई भी लग रहा है। अगेंस्ट द 2G केस वर्डिक्ट एक्विटिंग फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है। सो ए बी डी ई सी, ए ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, इंटेंसिफाई, यहां से तो शुरू हो ही नहीं सकता है, तो वर्ब है इंटेंसिफाई। विच आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये किसी सब्जेक्ट के लिए है, तो ये भी नहीं होगा। प्रोटेस्ट वर्ब आ रहा है, तो इसको सब्जेक्ट चाहिए, ये भी नहीं होगा। दैट भी नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये डी से शुरू होगा। तो डी से कौन कौन सा, बहुत ही सरल सवाल है।
तो अब हम सी को चेक करते हैं इमीडिएटली। फॉर्मर आउटफिट अनाउंस्ड दैट दे वुड इंटेंसिफाई, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बिल्कुल ठीक है। इंटेंसिफाई देयर एजिटेशन फ्रॉम October 1 which will include an indefinite rail रोको protest, बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट आप ये देखें कि ये अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ग्रामर लगाएं, सेंटेंस को मीनिंगफुल और कंटेक्चुअल बनाने से पहले अगर आप ग्रामर लगाएं तो ये और लॉजिकली सोचें तो आपके क्वेश्चंस का आंसर करना बहुत बहुत सरल हो जाता है। ओके, 11वां क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र गवर्नर इश्यूड ए नोटिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है, दैट विल एनेबल ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज टू बिल्ड, टू के साथ बिल्ड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, हाउसेज इन द नेबरहुड फॉरेस्ट एरिया, से पूरा सेंटेंस सही है। सो ऑप्शन ई इज द आंसर। ऑफ द फेलियर, ऑफ से शुरू नहीं होगा तो ये बाहर करते हैं। द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग, ये लग रहा है कुछ, सराउंडिंग द रियलिटी दैट द मूवमेंट इटसेल्फ इज ए रिजल्ट, तो सी के साथ डी बिल्कुल जुड़ रहा है प्राइमरीली, तो सी डी इज ए रिजल्ट। मी टू आर कॉम्प्लिकेटेड, नो, तो डी के साथ ई तो नहीं जुड़ेगा। जहां जहां पर सी के साथ डी है उसे देख लेते हैं। तो सी के साथ डी एक तो ए में है और एक डी में है ना। ए ऑफ द फेलियर, तो ए तो होगा नहीं, तो यहां देखते हैं बी। द कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग मी टू आर कॉम्प्लिकेटेड बाई द रियलिटी दैट द मूवमेंट इटसेल्फ इज ए रिजल्ट ऑफ द फेलियर, तो रिजल्ट के बाद ऑफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द आंसर। करेक्ट, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन 21 से लेके 26 तक, एक्चुअली 12, 13 से लेके 20 तक मुझे इसलिए छोड़ने पड़े हैं कि वो एक बहुत बड़ा पैरा था जिस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, ये 8 क्वेश्चन, और वो पैराग्राफ एक पेज पे नहीं आ सकता था, तो मुझे उसको छोड़ना पड़ा है। तो ये 6 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें पैराग्राफ दिया गया, इसमें ब्लैंक स्पेसेस हैं, और हर ब्लैंक स्पेस से रिलेटेड हमें ऑप्शन दी गई है, तो इस तरह से भरना है कि सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट हो। सो गैसियस रिफाइनरी, ऑप्शन देख लेते हैं। अब यहां देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस लगा हुआ नहीं है, अर्थात यहां जो भी आएगा इट हैज टू बी प्लूरल, तो प्लूरल में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिंपल। अब गैसियस रिफाइनरी ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स, उत्पाद, इंक्लूड हाइड्रोजन, तो ऑप्शन ए इज द आंसर, सिंपल। तो 21 का आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के लिए, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज डैश डैश इन रिफाइनरी डीसल्फराइजेशन फैसिलिटीज, यानी कि जिसमें सल्फर को खत्म किया जाए, विच रिमूव हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। अब इसमें जो ऑप्शन है एनहेंस्ड आउट ऑफ क्वेश्चन, तो दो जो ऑप्शन आपके लिए जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, वो एक तो है कंज्यूम, एक है मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि निर्मित की जाती है या कंज्यूम की जाती है। एनहेंस्ड वृद्धि करना, नो। प्रेजेंटेड प्रस्तुत करना, नो। डिस्प्लेड दिखाना, नो। अब चूंकि यहां पर डीसल्फराइजेशन हो रहा है, अर्थात हाइड्रोजन को कंज्यूम किया जा रहा है, जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड को गैस स्ट्रीम से इस प्रोसेस में हटाया जा सके, तो ऑब्वियसली कंज्यूम, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन देखते हैं। रिफाइनरी फ्यूल गैस वेरीज इन कंपोजिशन, कंपोजिशन में वेरी करती है रिफाइनरी फ्यूल गैस, बट यूजुअली कंटेन्स ए। अब इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट आएगा। देखिए इसको थोड़ा समझिए, ए शब्द आ रहा है, इंपॉर्टेंस नाउन है, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आएगा, वैसे भी ए लिखा हुआ है। ओके, अगर यहां होता तो इंपॉर्टेंट होता, मतलब एडजेक्टिव होता और यहां एन लगता, तो इंपॉर्टेंस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो ऑब्वियसली कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन, मीथेन की पर्याप्त मात्रा रखती है। मेजरली नहीं आएगा, एडवर्ब है। वर्सटाइल नहीं आएगा और टेरेबल भी नहीं आएगा। हालांकि हाँ ये दोनों एडजेक्टिव, लेकिन यहां पर कंटेक्स्ट में फिट नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। सो ऑप्शन हेयर इज डी। 24th क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रॉबैक, ड्रॉबैक माने कमी, इज दैट पीरियोडिक वेरिएबिलिटी इन हीटिंग वैल्यू मेक्स इट। अब यहाँ कमी बताई गई है, सिंपल सा शॉर्टकट है। जब कमी बताई गई है तो ऑब्वियसली हम इसकी अनसूटेबिलिटी की बात करेंगे। इस कमी के कारण ना तो ये एक्सेप्टेबल है, ना ये सेटिस्फाइंग है, ना अप्रोप्रिएट, और इम्प्रॉपरली तो एडवर्ब है, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली अनसूटेबल इज द आंसर। नेक्स्ट, इथेन में बी
फ्रॉम द रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम फॉर यूज एज ए पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक। अब ऑब्वियसली यहां पर ये कहना चाह रहा है कि रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम से हम पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक के बारे इस्तेमाल के लिए हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो मे बी रिकवर्ड आएगा, क्योंकि हम रिफाइनरी से उसको रिकवर करेंगे तो निश्चित रूप से रिकवर्ड आएगा, कंज्यूम नहीं आएगा, डिप्लीटेड नहीं आएगा, वॉर्न आउट, एग्जॉस्टेड कुछ भी नहीं, रिकवर्ड। सो इथेन मे बी रिकवर्ड फ्रॉम द रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम फॉर यूज एज ए पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक। सो ऑब्वियसली सी इज द आंसर। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस डायरेक्शन से संबंधित। इन मैनी केसेस दीज ऑपरेशंस टेक प्लेस इन रिलेटिवली रिमोट रीजन्स एंड अफेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्री सो दैट लिटिल। अब ये रिमोट रीजन्स में आमतौर से ये ऑपरेशंस होते हैं और सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज को अफेक्ट करते हैं जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ताकि लिटिल और नो ऑब्वियसली। अब इसको अगर हम ये देखें कि कौन कौन से ऑप्शंस बाहर हो सकते हैं, तो ये चूंकि इज आ रहा है तो ऑब्वियसली रेगुलेशन एस आ रहा है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब बचे हमारे सामने दो। सो इंसाइटमेंट इज भड़काना किसी काम को, तो ये नहीं आएगा। सो नो कंट्रोल इज अटेम्प्टेड। ओके, सो कंट्रोल इज द आंसर, 26D। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें डायरेक्शंस है कि 3 सेंटेंस दिए गए हैं। ऑब्वियसली ये गिवन इन ईच क्वेश्चन फाइंड द सेंटेंस विच इज या ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मार्क योर आंसर चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। यदि सारे सेंटेंसेस सही हैं तो ऑप्शन ये आंसर होगा। तो तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं वो बताना है। तो द रीसेंट बर्गलरी केम एज ए सरप्राइज फॉर द रेडेड होम इज लोकेटेड इन ए रिलेटिवली सेफ एरिया। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस में पहला तो गलत है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है एंड ये प्रेजेंट टेंस है। आमतौर से जब पहला स्टेटमेंट पास्ट में होता है तो जनरली दूसरा स्टेटमेंट जो उससे जुड़ा हुआ हो किसी कंजंक्शन से, तो ये भी पास्ट में आएगा। तो होना ही चाहिए था द रीसेंट बर्गलरी केम एज ए सरप्राइज फॉर द रेडेड होम वॉज लोकेटेड इन ए रिलेटिवली सेफ एरिया। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ वॉज आना था, तो एक गलत है। ओके, फर्नीचर्स मेकर्स, फर्नीचर बनाने वाले ऑफन यूज प्लेन वूवन बर्लैप। तो ये जूट जैसा पदार्थ होता है एज ए सपोर्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ द काउचेज एंड चेयर्स। नो, फॉर करेक्ट के लिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। रेस्क्यूअर्स वर फोर्स टू अबंडन देयर सर्च। तो जो रेस्क्यूअर्स थे उनको अपनी जो खोज कर रहे थे, जो सर्च कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, उसको त्यागना पड़ा। तो ये बिल्कुल ठीक है। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 28 His views have excited a lively controversy among fellow scientists। बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। Either party, ये have गलत है यहाँ पर। Either party सिंगुलर है तो has आना था। Has the right to terminate the agreement। has या had जो भी आप लाना चाहें, लेकिन have गलत है। So दो गलत है। I am assuming that the present situation is going to continue। ये भी सही है। सो पहला और तीसरा सही है। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रेज ऑलवेज स्टिमुलेट्स। तो बिल्कुल ठीक है, ये सिंगुलर है, प्रशंसा हमेशा स्टिमुलेट करती है हिम उसको टू मेक ग्रेटर एफर्ट्स। ठीक है। द हाउसेस प्लूरल है, हाउसेस वर नॉट कंसीडर्ड हैबिटेबल। बिल्कुल ठीक है, घर जो थे वो रहने के काबिल नहीं पाए गए। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। दे ट्राई टू एश्योर, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, हिम ऑफ, एश्योर ऑफ, बिल्कुल ठीक है। देयर विलिंगनेस, दे के साथ देयर आया, ये भी ठीक है, टू वर्क। तो तीनों सेंटेंस सही है, तो ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन ई इज द आंसर। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, इंग्लिश का। द इश्यू ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन इज एन इमोटिव सब्जेक्ट। जानवरों का, पशुओं का उपयोग का इश्यू जो है इमोटिव सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल ठीक है ये। द किंग एग्रीड, नो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डिसॉल्व। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रोसीड होती है टू से, ना कि फॉर से। फॉर से होती तो आईएनजी आया जा सकता था, तो ये फॉर नहीं आएगा ये, तो ये सेंटेंस गलत है। शी हैज एंडोड, शी वॉज एंडोड विद इंटेलिजेंस एज वेल एज ब्यूटी, तो वॉज आएगा। सो ये भी गलत है। सो सिर्फ पहला सेंटेंस सही है, तो ये सही है। ओके, यहां हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस खत्म होते हैं और
अगली सीरीज शॉर्टकट इन मैथमेटिक्स पर हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। तो उसके लिए आज मैंने एक क्वेश्चन यहाँ इस क्लास में लिया है और टाइम एंड वर्क पर एक शॉर्टकट सीरीज हम शुरू करेंगे इसके पश्चात। ओके, और उस सीरीज में कोशिश करूंगा कि 2 क्लासेस हों। पहली क्लास कोशिश करूंगा कि आज ही हो जाए। तो एक क्वेश्चन करते हैं गणित का टाइम एंड वर्क से। अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरह से करेंगे, एक शॉर्टकट काइंड ऑफ थिंग से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो वैसे सरल है ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को किया है इसको देखिए। इस तरीके में आपको निश्चित रूप से कैलकुलेशन कंपैरेटिवली कम रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लिखा है कि सी जो है वो बी से 100% अधिक कुशल है। इस नजरिए से ये पहली लाइन की अगर हम बात करें, बी अगर पी यूनिट्स करता है किसी काम की एक दिन में, इसका मतलब सी उसी काम की 2p यूनिट्स करेगा। क्यों? क्योंकि वो बी से 100% अधिक कुशल है। ओके, अब एक कार्य को ए अकेला 9 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी और सी मिलकर समान कार्य को 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब एक दिन में काम बी 1/b पार्ट करता है काम का, और सी उसी काम का एक दिन में 1/c पार्ट करता है। योग मैंने इसलिए लगाया क्योंकि लिखा है मिलकर। आप चाहें तो 1/b + 1/c लिखना अवॉइड कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है, अदरवाइज क्वेश्चंस में इसको लिखना कतई आवश्यक नहीं है। तो समान कार्य को 2/3 दिन में पूर्ण करते हैं, अर्थात ये हुआ 2/3 दिन। 3 दूनी 6 2, 8/3 दिन में पूरा काम होता है, अर्थात एक दिन में 3/8 काम होगा। सिंपल। अब B is P units in a day, so it is 1/P plus 1/2P equal to 3/8. Simple. So this is equal to, इसको मैं 2P/2P कर देता हूं। This is 3/2P equal to 3/8 means P equal to 4. अब यहां से सिंपल है कि B और C मिलकर 2P और एक 3P यानी कि 3 चौक 12 यूनिट काम करते हैं इन ए डे। करेक्ट। और काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 8/3 में। तो कुल काम हुआ 12 गुणा 8/3, क्योंकि एक दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है, तो 8/3 दिन में 12, तो कुल कार्य हुआ 3 चौक 12, 4 अट्ठे 32 यूनिट। सिंपल। अब ए अकेला उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, अर्थात ए 9 डेज में 32 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में 32/9 यूनिट काम करेगा। सिंपल। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, अब ये खत्म ही हो रहा है। अब ए और बी 4 दिनों तक कार्य का कितना भाग पूरा करते हैं? तो अब है कि कार्य का कितना भाग पूरा होगा यदि ए और बी एक साथ 4 दिनों तक काम करें। तो अब सिर्फ हमको ये देखना है कि एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं। तो ए प्लस बी, तो ए काम करता है 32/9 यूनिट्स और बी काम करता है पी यूनिट्स, लेकिन पी की वैल्यू आई है 4, सो इट इज 4, सो इट इज 32 प्लस 36/9 equal to 68/9 units in a day। तो 4 डेज में करेंगे 68/9 गुणा 4। सिंपल। और टोटल काम है हमारा 32 यूनिट। टोटल काम है 32 यूनिट, इसलिए ये जो हिस्सा है, ये जो काम है 68/9 गुणा 4, ये 32 का कितना भाग है? तो ये है 32, नीचे लिखेंगे हम 68/9 गुणा 4। करेक्ट। सो इट इज 68/9 और 4 अट्ठे 32, और अब ये 4 से कटेगा तो 17, 9 गुणा 2, सो इट इज 17/18। तो इसमें हम शॉर्टकट सीरीज शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क पर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स वाचिंग दिस क्लास। और फिर से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम आईडी जो मैंने लिखा हुआ है इसे आप ज्वाइन कर लें, ताकि मेरे और आपके बीच में संवाद बने, और मैं आपको ये भी बता सकूं टेलीग्राम के माध्यम से कि नेक्स्ट क्लास किस विषय पर और कब होगी। और इसका एक फायदा और भी होगा कि
कि आगे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश या किसी और विषय विशेष तौर पे साइंस, टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स जिसकी जैसी क्लासेस की आवश्यकता है वो आपको मिलती रहेंगी। तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।